इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या कैसे कैसे हुआ, ये सब हम लोग चीजें डिस्कस किए थे कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम कैसे एग्रीकल्चर सिस्टम में कैसे रीएवोल्यूशन आया, हम लोग कृषि क्रांति भी बोलते हैं। अब हम लोग तो आज हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है तो हम लोग देखे थे कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कैसे कैसे हुआ था, ये व्हाट द पीपल नीड, ये सब डिस्कस किए थे। फिर फैमिली लाइफ इन प्री एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, जब पॉपुलेशन राइज करता है तो वाटर पे कैसे इफेक्ट, नेचुरल रिसोर्स जो भी है उस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, जो कि हम लोग इन सब देखे थे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। तो फिर ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। फिर आया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो हमारे मनमोहन सिंह थे, उन्होंने ट्रिपल पी मोड लगाया, जो कि पब्लिक पार्टिसिपेशन मोड, जो उसके थ्रू हम लोग क्या मतलब क्या उसके थ्रू हुआ, मतलब गवर्नमेंट को कि मैक्सिमाइजिंग द इन्वेस्टमेंट। इसके थ्रू क्या हुआ था कि इन्वेस्टमेंट आया हमारे कंट्री में, मतलब उससे पब्लिक का मतलब जब जैसे कि कोई भी पब्लिक कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो गवर्नमेंट भी अपना जो जैसे उसके पास जो भी था, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एनएचएआई, ये सब जो पीएसयू जितना भी था, उसको मतलब 50% अपने पास रखा स्टेक, और 50% पब्लिक के लिए ओपन किया कि जो भी पब्लिक है इन्वेस्ट करना अगर चाह रहा है तो वो कर सकता है। तो ये था तुम्हारा, इसमें बजटरी कंसिस्टेंट था, डेवलपमेंट ऑफ एसेट वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड जो तो फिर इसके बाद जो देखे कि 2000, जब 2000, ये बहुत पुराना डाटा के थ्रू हम बता रहे हैं, लेकिन ऐसे ही इसी के थ्रू मतलब जो भी होगा थोड़ा समझने के लिए हम पुराना डाटा यूज किए हैं। अभी इसके पहले क्लास हो रहा था क्या? यस सर, वो लंबा खींच लेते हैं। यस सर। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट हो रहा था ये? नदीम सर, जियोलॉजी। जियोलॉजी। अच्छा, जियोलॉजी सर पढ़ा रहे हैं ना, और वो तो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर। यस सर। अच्छा चलो कोई नहीं, पढ़ो आराम आराम से, उतना हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से सब सब्जेक्ट पढ़ो, समझते जाओ, और फिर उतना टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होके फ्यूचर को सोच के पढ़ना है कि हमको फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है बस, और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बस अपना काम करते जाना। क्या? यस सर। तो मजा आ रहा है ना पढ़ने में सब सब्जेक्ट? बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। बारिश अभी कहाँ आ रहा है, बरसात का मौसम तो नहीं हो रहा है है अभी। सर। हो रहा है सर, गिरा गया हो रहा है। अच्छा हाँ, वो सब तो छोटा छोटा चीज है, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि जैसे अब तुम्हारा मतलब अभी जब सब रेगुलर क्लासेस हो गया सब सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट वाइज जैसे अगर देखोगे तो इंटरेस्ट लो हर एक सब्जेक्ट में, थोड़ा थोड़ा, किसी में ज्यादा किसी में कम हो सकता है, लेकिन हर सब्जेक्ट को पढ़ना थोड़ा जरूरी है, ताकि तुम्हारा जो थिंकिंग पावर है, पढ़ने का ये मतलब है कि जो तुम मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ये पढ़ के कहीं अच्छा गवर्नमेंट पोस्ट पे चले जाओ, या फिर तुम्हारा बीटेक होने के बाद, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा हो ही जाए, नहीं, वो तो ऐसा अपने आप को डेवलप करो कि हम कुछ भी करें आगे,
मेरे में इतना मेंटेलिटी स्ट्रांग, मतलब मेंटली इतना स्ट्रांग रहे। मेंटली कहने का मतलब तुम्हारा थिंकिंग पावर, जैसे तुम किसी चीज को सोचोगे, किसी चीज के बारे में बोलोगे, तो वो तुम्हारा अलग होना चाहिए व्यू। मतलब पढ़ने का ये भी इतना, जैसे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और जनरल स्टूडेंट में यही डिफरेंस है कि जनरल वाले जैसे होते हैं, कोई भी वो बेसिक जो साइंसेस बीए कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है जनरल जो होता है, तो वो लोग बहुत कम, मतलब क्या होता है कि पढ़ते हैं अपना सब्जेक्ट वो, लेकिन जितना इंजीनियरिंग वाले लोग पढ़ते हैं, जितना देर पढ़ते हैं, जितना मतलब जितना सब्जेक्ट मतलब पढ़ते हैं, उसका क्या होता है थिंकिंग पावर अलग हो जाता है हर एक चीज में। तो जब तुम बीटेक करोगे या फिर आगे करोगे तो तुम्हारा थिंकिंग पावर पूरा चेंज होना चाहिए। तुम्हारा सोचने का स्टाइल, जब सोचने का तरीका जो भी है, तो वो पढ़ने से तुम जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे हर एक सब्जेक्ट में, तब तक वो चीज नहीं आएगा। और वो चीज जब आ जाएगा तो तुमको फिर फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं होगा किसी चीज को लेके, चाहे वो जॉब हो या फिर कुछ करना हो, आगे किसी चीज में भी जाना हो, तो तुमको खुद से उतना कैपेबिलिटी रहेगा कि नहीं हम ये चीज कर सकते हैं। तो इस तरह से सोच के दिमाग में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, मेहनत करना है और मैनेज करते रहना है हर चीज को, ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो। यही। तो अब देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा जो ये जैसे इसमें ये जो पेपर है ना जो हम पढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटल इम्पैक्ट, तो इसमें तुम्हारा बहुत चीज का मतलब अलग अलग तरीका से थोड़ा थ्योरेटिकल पेपर है। तुमको इस चीज में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा, तो खुद से सोच के लिखना पड़ेगा। जैसे अब तुम्हारा आएगा, मान लो कि पूछ दिया एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट ऑन सिविल इंजीनियरिंग, तो तुमको अपने मन से सोचना होगा और पॉइंट वाइज, ताकि तुमको तुम्हारा भी तो एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ना चाहिए। इसीलिए ये सब सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, पहले ये सब सब्जेक्ट नहीं था। अगर देखोगे सिलेबस 2016 17 18 का, तो ये सब चीज नहीं, मतलब हम लोग के टाइम में तो ऐसा नहीं था, बट अभी ऐड किया गया है कि ताकि तुम्हारा सोचने का तरीका, जैसे अभी हम लोग और आगे देखेंगे तो अभी सिविल इंजीनियरिंग में क्या नया हो रहा है, किस लेवल पे काम हो रहा है। जो भी बिल्डिंग अगर देखा जाए दुबई वबई में 100 100 फ्लोर 80 80 फ्लोर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें क्या नया टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, उस लेवल तक सोचने का तुम्हारा एबिलिटी डेवलप होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये चीज आएगा, तुमको थोड़ा सेल्फ पढ़ना पड़ेगा हर एक चीज को, हर एक चीज को सोचना होगा, जो भी टीचर पढ़ाए उसको समझना और सोचना। तो ये अभी हम लोग देख रहे थे कि पीपीटी जो मोड था, ट्रिपल पी मोड, उसके थ्रू गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फंड आया। उसके थ्रू जो फंड आया उसको हर एक फील्ड में यूटिलाइज किया। जैसे कि अब देखे पावर सेक्टर, अगर देखे हमारा, तो पावर सेक्टर के अगर देखे तो 590 बिलियन यूनिट जो हुआ, मतलब किलोवाट, गीगावाट 122 गीगावाट जो जनरेशन, अगर पावर फील्ड में देखे तो क्या क्या मतलब चेंजेज हुआ पीपी ट्रिपल पी मोड से। मतलब पब्लिक का जब हमारा ये आया, पार्टिसिपेशन आया इस फील्ड में, हम लोग हर एक फील्ड का देखेंगे, पावर सेक्टर देखेंगे, रोड सेक्टर देखेंगे, रेलवे देखेंगे, मतलब हर एक चीज में कितना ज्यादा ये हुआ वो देखेंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ये सब चीज मतलब ऐड किया गया है सिलेबस में जानने के लिए। तो देखें कि इंडिया हैज द फिफ्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी में देखा जाए तो इंडिया फिफ्थ है, जो कि फिफ्थ पोजीशन पे अपना रखता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे किस किस चीज से होता है, मतलब कोयला से, प्लस वाटर पावर से जिसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ये चीज से ये होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डाटा कि कोल फायर्ड प्लांट कंस्टिट्यूट 57% ऑफ इंस्टॉल्ड जनरेशन ऑफ कैपेसिटी। मतलब 57% जो है हमारा कोल से जनरेट होता है, एंड 25% हाइड्रल पावर। जो 25% जो होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि डैम वैम अभी जहां भी डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर जो हुआ हुआ है, वो डैम से मेन पर्पस होता है। यूज तो बहुत सारा हुआ डैम का, जैसे हम लोग बताए थे प्रीवियस क्लास में
जो इलेक्ट्रिक मतलब जनरेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम के लिए, वाटर सप्लाई के लिए। तो एक इसमें भी आता है कि तुम्हारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि हमारा वाटर से इलेक्ट्रिक जनरेशन, तो 25% जो जनरेट होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो कि डैम जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे हमारा 25% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है इंडिया में। फिर 10% गैसेस से एंड 3% न्यूक्लियर एनर्जी से एंड 5% रिन्यूएबल एनर्जी से, जो कि ये पावर सेक्टर में तुम्हारा ये है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ पावर सेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी आर विद द आइदर पब्लिक सेक्टर कंपनी विद स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड। जैसे कि अब इसमें भी कैटेगराइज किया गया है कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर एक चीज को, अगर किसी चीज को डेवलप करना है तो छोटे लेवल पे लोग फोकस करता है। जैसे कि तुम्हारा अगर तुम मान लो कि तो कोई कंपनी अगर इस्टेब्लिश किया, चाहे वो पावर सेक्टर हो या फिर कोई भी किसी चीज का हो, तो वो अगर ग्राउंड लेवल पे सोचेगा तो उससे ज्यादा लोगों लोगों तक बेनिफिट होगा और कंपनी को भी फायदा होगा। प्राइवेट सेक्टर Private sector participation is increasing especially in generation and distribution। तो जैसे अभी 100% बोला जाता है कि 100% जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है कहीं भी, मतलब बहुत जगह बहुत सारा स्टेट में 100% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बोलता है कि अभी पब्लिक का हो गया, मतलब प्राइवेट हो गया। प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट के पास उतना फंड नहीं था कि वो पूरा हर हर जगह पहुंचाए। तो वो क्या किया, पब्लिक को इन्वॉल्व किया, उसका पैसा लिया और फिर वो चीज काम किया जो कि रिक्वायर्ड है। तो वो हुआ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग स्पेशली इन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। Distribution license for several cities are already with the private sector। तो इसलिए पीपीटी मोड ही पढ़ रहे हैं लोग, ट्रिपल पीपी जो था पब्लिक पार्टिसिपेशन मोड। तो उससे क्या क्या फायदा हुआ वो बता रहा है, ये पावर सेक्टर का था। फिर देखेंगे हम लोग रेलवे सेक्टर भी आएगा। ये कुछ डाटा दिया हुआ है, 100% फॉरेन एफडीआई परमिट इन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया हुआ है। तो ये कुछ डाटा है जो कि एनटीपीसी थर्मल नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ये कंपनी है जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका कैपेसिटी है 23,749 किलोवाट। फिर टाटा पावर, ये भी एक कंपनी है जो डोमेस्टिक। तो ये हुआ तुम्हारा पब्लिक सेक्टर एनटीपीसी, एंड ये टाटा पावर हुआ प्राइवेट का डोमेस्टिक। ये सब जो कंपनी है जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट दोनों करती है, सबका अलग अलग डाटा है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो जो पीपीटी मोड था उसके बेसिस पे मतलब इन्वॉल्वमेंट हुआ लोग का। ओवर 1,50,000 megawatt is hydro power is yet to be tapped in India। मतलब अभी इस पे काम हो रहा है ताकि मतलब इलेक्ट्रिसिटी इट इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। मतलब अभी लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नीड हो गया है। इस पे अभी हाइड्रो पावर, देखो ये हाइड्रो पावर हमारा नेचुरल रिसोर्स बेस्ड है। इस पे तुम्हारा जैसे अब कोल, जैसे एनटीपीसी होगा नेशनल थर्मल पावर प्लांट, तो उसमें नेचुरल रिसोर्स जैसे कोल कोयला का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो उसमें क्या होगा कि कोयला तो लिमिटेड है, और लेकिन हाइड्रो पावर जो है अगर इस पे गवर्नमेंट, हर ये गवर्नमेंट अगर चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो फोकस करती है कि तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल रिसोर्स, जैसे हमारा फिर आ जाएगा तुम्हारा क्या सोलर सिस्टम के थ्रू। तो सोलर सिस्टम भी एक ऐसा है सिस्टम होगा कि इलेक्ट्रिसिटी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस हो। एकदम पुराना डाटा है थोड़ा। रोडवे, अगर रोडवे का देखें, इंडिया हैज सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। मतलब अगर रोड जो नेशनल हाईवे देखें, एनएचएआई जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट हमारा रोड नेटवर्क है। टोटल लेंथ 33 लाख
किलोमीटर, ये तो बढ़ गया हो गया, पुराना डाटा, इसलिए इस पे फोकस मत करना, बट ओनली फॉर द नॉलेज हम बता रहे हैं कि किस किस फील्ड में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। रोड का देखिए, नेशनल हाईवे कंस्टिट्यूट ओनली 1.7% ऑफ रोड बट कैरी अबाउट 40% ऑफ ट्रैफिक। रोडवे का हो गया एक चीज, ये रेलवे का है। इसी तरह से जो जैसे एक फील्ड हुआ ना इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरह से हर एक फील्ड का डाटा के बेसिस पे ये कैटेगराइज किया गया है, किस तरह से मतलब हर एक चीज को डेवलप किया गया है इसमें। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग प्रोडक्शन कमीशन, इसमें और कुछ तो नहीं है, अब दूसरा चीज देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया फोर्थ, ये वाला पीडीएफ देखते हैं, एक है तुम्हारा ये मेन पीडीएफ, चलो इसको पढ़ते हैं थोड़ा। रिसेंट सिविल इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू एंड इनोवेशन, मतलब जो रिसेंट में जो सिविल इंजीनियरिंग का जो चेंजेस हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग में, उसको थोड़ा जानते हैं। अभी तो देख रहे थे कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा रेलवे, रोडवे और पावर सेक्टर में कैसे कैसे चेंजेस आया, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कैसे हुआ, वो चीज हम लोग देखे। वो आया था तुम्हारा एग्रीकल्चर है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं रिसेंट सिविल इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू एंड इनोवेशन, मतलब अभी क्या रिसेंट में इनोवेशन हो रहा है और क्या यूज मतलब होने वाला है, उस पर थोड़ा देखते हैं। तो देखिए अभी हम लोग क्या हो रहा है, इनोवेशन इन द सिविल इंजीनियरिंग, सेल्फ हेडलिंग कंक्रीट, सेल्फ हाइडिंग क्या होना चाहिए, सेल्फ हाइडिंग कंक्रीट, थर्मल ब्रिजिंग, फोटोवोल्टाइक ग्लासेस, काइनेटिक फुटफॉल, काइनेटिक रोडवे, इसका डिटेल देखेंगे एक एक स्लाइड में नीचे, अभी देख लेते हैं। ये सब चीज जो है रिसेंट इनोवेशन है, ठीक है। तो इस चीज को अगर देखें, 3D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग के थ्रू हम लोग डायरेक्ट मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्ट बिल्डिंग को 3D में, जैसे हम तुम लोग ऑटोकैड पढ़ा होगा उसी तरह से 3D एक सॉफ्टवेयर है मॉडलिंग, उसके थ्रू मतलब ये सॉफ्टवेयर है तुम्हारा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का, उसके उसमें यूज होता है, वो पूरा डिजाइनिंग करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिजाइनिंग, तो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, क्लाउड कोलैबोरेशन, एसेस मैपिंग, प्लास्टिक रोड, ग्रीन रूफ सिस्टम। तो ये सब चीज जो है रिसेंट है, तो वो थोड़ा थोड़ा देखते हैं और समझते हैं क्या रिसेंट में हमारा हो रहा है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, मतलब इसमें क्या होता है, अगर कहीं पे जैसे क्रैक आया, self-healing concrete is using mix containing bacteria within the micropulse which will added the building innovation by generating when water enter the crack in the concrete to produce limestone, plugging the crack before water and oxygen has changes। तो इस तरह का अभी कंक्रीट अभी तुम लोग आगे पढ़ोगे, कंक्रीट क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड, पढ़े होगे शायद अभी, मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट को कंक्रीट बोलते हैं। तो वो उस तरह का भी कंक्रीट जनरेट हो रहा है कि मतलब अगर कहीं पे क्रैक आ रहा है तो ऑटोमेटिक बैक्टीरियल प्रोसेस के थ्रू इस तरह से हो कि वो फुलफिल हो वाटर अगर उसमें इंटर करे तो ये रिसेंट तुम्हारा इस पे रिसर्च हो रहा है और रिसेंट इस पे मतलब फोकस कर रहा है कि जो कंक्रीट हो अगर कहीं पे कहीं भी यूज हो, अगर कहीं भी मतलब चाहे वो वॉल का क्रैक हो या फिर कहीं डैम का क्रैक हो या फिर रोड का क्रैक हो, तो उसको फिल करने के लिए ये चीज यूज हो। तो इस तरह का अभी कंक्रीट पे फोकस कर किया जा रहा है। देखो अब क्या इस पे थर्मल ब्रीजिंग क्या होता है, जो हीट ट्रांसमिशन थ्रू द वॉल टेंड्स टू पासेस डायरेक्टली थ्रू द बिल्डिंग, मतलब जो हीट का मान लो कि जैसे अब
जैसे हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, अब हम लोग को उसमें बिल्डिंग का बहुत सारा पार्ट होता है, बीम होता है, कॉलम होता है, तो वो सब जो इंटरनल बीम दिया जाता है उस पे कोई फोकस नहीं करता था, उसको सिर्फ फोकस इसलिए करता था कि वो स्ट्रेंथ को मतलब मेंटेन करे, जो भी स्ट्रेंथ है, अगर लोड आ रहा है ऊपर से तो उसको फोकस करे। अब नया क्या आ रहा है, वो जो बीम हम लोग डिजाइन करेंगे या फिर देंगे उसमें थर्मल ट्रांसमिशन का भी हो, ताकि हमारा अगर कहीं भी, जैसे अब क्या होता है थर्मल यूज, जैसे तुम्हारा एसी हो गया या फिर और कहीं भी थर्मल, जैसे थर्मल प्लांट हुआ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वो भी काम करे और लोड का भी काम करे। इस तरह से डिजाइनिंग पे काम मतलब हो रहा है, जिसको हम लोग थर्मल ब्रीचिंग बोलते हैं। फोटोवोल्टाइक ग्लासेस, तो इस तरह का ग्लास अभी बनाया जा रहा है, जैसे ग्लासेस नहीं, जैसे अगर बिल्डिंग ये बन रहा है तो ये पूरा बिल्डिंग सोलर सिस्टम के थ्रू बना हुआ है। अगर इसको देखा जाए तो पूरा मतलब सोलर प्लेट देखो लिखा हुआ फोटोवोल्टाइक glazing which can help by turning the whole building envelope into the solar panel। जो इस तरह का बिल्डिंग मतलब फोकस किया जा रहा है कि जो भी अगर हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें फोटोवोल्टाइक ग्लासिंग, मतलब ये तो एक ग्लास के जैसा काम भी करेगा और मतलब सुंदर भी लगेगा, और दूसरा वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज हो। तो इस तरह से तुम्हारा हमारा मतलब अभी इस तरह से मतलब डिजाइन हो रहा है, और इस तरह पे इस चीज पे फोकस कर रहा है कि एक ही चीज को हम लोग दो तीन तरह से यूज करें। ये हुआ ना फोटोवोल्टाइक ग्लासिंग विच कैन हेल्प बाय टर्निंग द होल बिल्डिंग इन्वेलप इनटू द सोलर पैनल, जो कि सोलर सिस्टम जैसा काम करेगा। मतलब रिसेंट इनोवेशन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रिसेंट इनोवेशन, इस तरह का इनोवेशन हुआ है और काम इस पे चल रहा है। as well as saving on energy bill and earning feed in the traffic revenue, it cost is only marginal over the traditional glass। अगर ट्रेडिशनल ग्लास जैसे बिल्डिंग में बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते होगे तो उसमें भी ग्लास लगता था, मतलब सुंदरता के लिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखोगे तो इसमें भी ग्लास लगा रहता था। तो वो ग्लास सिर्फ क्या होता था, तुम्हारा सुंदरता के लिए यूज होता था, और उसका कुछ नहीं कि देखने में सुंदर हो। लेकिन अभी जो इसका यूज करेंगे फोटोवोल्टाइक ग्लास, एक तरह का ग्लास है जो कि यूज करेगा, यूज करने के बाद क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोलर पैनल के जैसा काम करेगा, जो कि सोलर प्लेट के जैसा। as well as saving the energy and energy bill and earning the fit। इस तरह का तुम्हारा अभी इस पे इनोवेशन पे काम हो रहा है। काइनेटिक फुटफॉल क्या होता है इसमें कि जो हमारा जो ग्राउंड सरफेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राउंड फ्लोर जिस पे, तो वो अगर कोई भी कहीं भी अगर है ग्राउंड फ्लोर या फिर तो उसको इस तरह से डिजाइन कर रहा किया जा रहा है अभी कि उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। देखो क्या इसमें है कि द टेक्नोलॉजी दैट इनेबल फ्लोरिंग टू द हार्डनेस टू द एनर्जी ऑफ फुट स्टेप, मतलब जब हम लोग स्टेप लगाएंगे, मतलब अगर उस पे चलेंगे तो क्या करेगा, वो एनर्जी जनरेट करेगा जो हमारा फ्लोर है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो चाहे कोई भी फ्लोर को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है आज का कि तुम्हारा रिसेंट में इस तरह से इस पे सोचा जा रहा है कि इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो और वो काम करे, हार्ड भी रहे, इस तरह से नहीं रहे कि वो ब्रेक कर जाए। It can be used indoor or outdoor in the high traffic area to produce electricity in using an electromagnetic induction process। क्योंकि जैसे भी हो इस तरह से मतलब हम लोग मतलब अभी लोग सोच रहा है और डिजाइन कर रहा है इस पे काम अभी, मतलब कमिंग ईयर में मान लो कि 10 साल 20 साल या 5 साल जो भी हो, फिर इस तरह का देखने का जनरली देखने को मिलेगा। जब सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ डेवलप हो जाएगा तो हर जगह दिखेगा कि इस तरह से भी फोकस किया जा रहा है। काइनेटिक फुटफॉल
काइनेटिक रोड, काइनेटिक मतलब मूवमेंट का, इसका मतलब काइनेटिक का नाम दे दिया है, तो इसका मतलब हुआ ये कि जो मूव करने के थ्रू, फुटफॉल मतलब मूव अगर कुछ करे तो उसके थ्रू, तो फिर आया काइनेटिक, है ना, काइनेटिक रोड, मूव करने के थ्रू तुम्हारा। देखो इसमें भी वही होगा, इलेक्ट्रिक। A technology is called Libra, a tire like rubber paving जिसको बोलते हैं, इसको पेविंग बोलते हैं, इसको पेवमेंट बोलते हैं या पेविंग बोलते हैं। Covered like kinetic energy produced by moving a vehicle into the electric energy। जो ये मूव करेगा, काइनेटिक मतलब मूव करेगा, तो उसके थ्रू ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो इस पे भी मतलब काम हो रहा है। In the addition to improving the road safety, the devices upgrade and promote the sustainability of the road traffic। मतलब जो सस्टेनेबिलिटी आया, मतलब सस्टेन करना चाहिए एनवायरनमेंट को, ह्यूमन को, किसी को, हर चीज को इकोनॉमिकल, हर चीज को देख करके ये चीज डिजाइन किया जाना चाहिए। तो ये हमारा रोड काइनेटिक, रोड फुटफॉल, इस तरह का नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग में, जो कि यूज हो। और प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर, प्रिडिक्टिव सॉफ्टवेयर, वो बताया कि बहुत सारा अभी सॉफ्टवेयर इस तरह से आ गया है कि तुम जो भी मतलब मान लो कि जो तुम पढ़ोगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, डिजाइनिंग का, डिजाइनिंग कंक्रीट, या जो भी तुम ग्राउंड वाटर या फिर वाटर सप्लाई, मतलब वो चीज को, कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया है। वही कॉन्सेप्ट, मतलब तुम्हारा जो लोड कैलकुलेशन हो या फिर तुम्हारा कहीं भी डिजाइनिंग करना हो, तो वो जब सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो वही चीज इसमें रहेगा कि लोड यहाँ करना है, ऐसे करना है, इधर डालना है। तो बहुत सारा प्रिडिक्टिव सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है। जैसे 3D मॉडलिंग बताया है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। Predictive software can help to ensure even the most innovative structure in the civil engineering are safe and efficient by simulating how they will behave। मतलब प्रिडिक्टिव सॉफ्टवेयर, जैसे अब क्या होता है कि मान लो कि प्रिडिक्टिव सॉफ्टवेयर, अब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मान लो यहाँ पे दिखाया गया कि अगर हम लोग बिल्डिंग, मान लो कि अभी 2 फ्लोर का बिल्डिंग है, अब सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिडिक्ट करो कि अगर हम लोग 10 फ्लोर इसी तरह का बनाए तो क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। इस तरह से भी अभी रिसेंट मान लो कि प्रिडिक्टिव सॉफ्टवेयर नया नया जनरेट हो रहा है, उससे भी सोच सकता है कि जो भी ब्रिज बन रहा है, मान लो अगर अभी मान लो कि कंक्रीट का ब्रिज बन रहा है और कंक्रीट का डेप्थ कितना दे रहे हैं, फिर अगर डेप्थ हम लोग बढ़ा करके इस तरह से घटा दे डेप्थ को और लेंथ बढ़ा दे, तो इस तरह से क्या इम्पैक्ट होगा ब्रिज पे। तो ये प्रिडिक्टिव सॉफ्टवेयर पे भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जो कि हम लोग अभी बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, ANN, बहुत सारा चीजें है जो कि रिसेंट में सिविल इंजीनियरिंग में यूज हो रहा है। प्रिडिक्ट कर देगा डायरेक्ट कि हमारा अगर मान लो कि इस तरह से कुछ भी हो सकता है। प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्ट करना, किसी को अनुमान लगाना, अनुमान लगा करके वो सॉफ्टवेयर ही बता देगा इस तरह से तुम्हारा होगा तो ऐसे ऐसे होगा, इस तरह से डिजाइन देंगे, ये लेंथ देंगे, वो भी देंगे, हर चीज बस। तो वो सब चीज कैसे हो रहा है, जब तक मान लो पढ़ने का, देखो अब कोई सोचेगा इस पर एक्चुअली ये सब चीज तो सॉफ्टवेयर ही कर देगा, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे क्यों। अरे तो वो चीज को जब सॉफ्टवेयर जो यूज करता है ऑलरेडी सब कुछ पता रहता है उसको कि ऐसे होता है, इतना ये इस तरह का डिजाइन, इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का, तो तभी वो सॉफ्टवेयर वो यूज कर पाएगा एफिशिएंटली। नहीं तो वो एनालाइज नहीं कर पाएगा कि वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर रिजल्ट दे क्या रहा है, या फिर रिजल्ट दे रहा है तो उसको हम लोग क्या सोचे हैं या क्या बनाया है। मतलब बहुत सारा चीज है, जब तक जिसको पता रहेगा वही उसको एनालाइज करेगा कि इस तरह का रिजल्ट दे रहा है तो ऐसे ऐसे चीज होगा, ऐसे ऐसे इसका एनालिसिस होगा। 3D मॉडलिंग वही हुआ कि तुम्हारा अभी
बोले थे 3D मॉडलिंग के बारे में। साइबर सिटी 3D पीसी 3D इज द जियोस्पेशियल। जियोस्पेशियल मतलब लेंथ विड्थ हाइट तीनों रहेगा। मॉडलिंग इनोवेशन इनोवेटर स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट 3D बिल्डिंग मॉडल, जिसको मतलब सॉफ्टवेयर में सब कुछ है। 3D मॉडलिंग है तो एक तरह का मतलब सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू इस तरह का बिल्डिंग का या फिर 3D टाइप डिजाइन कर सकते हैं। इट क्रिएट अ स्मार्ट 3D बिल्डिंग टू हेल्प द आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू विजुअलाइज मतलब सब डायरेक्ट पहले ही सब कुछ एनालाइज कर लो कि ऐसे ऐसे हो रहा है एंड कम्युनिकेट द डिजाइन। इस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जैसे ये अभी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिए उसका शेप साइज लेंथ वेथ और दूसरा जगह उसको डाल करके डायरेक्ट बैठा दिए, तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट कहीं और है और ये चीज कहीं और कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस तरह का बॉक्स जो बना हुआ है इस तो बना ये कहीं और है, कहीं से आकर के डायरेक्ट यहाँ पे फिट कर दीजिए और इसको बैठा दीजिए। तो इस तरह पे भी काम हो रहा है। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेवलपमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग वेयर द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ साइट। मतलब जो बिल्डिंग है, मान लो तुम्हारा घर यहाँ पे है, कहीं पे उसका जो शेप मतलब उसका जो जिस तरह का भी है उसका उस तरह डिजाइन हो गया, कहीं और बन गया, वो डायरेक्ट जाएगा वहां साइड पे और वहां पे डायरेक्ट शेप सेट कर दो, बिल्डिंग तैयार। इस तरह ये नया नया इनोवेशन है। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेवलपमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। बहुत ज्यादा मतलब एक इससे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट बना तो है, लेकिन अगर जैसे अब कोई भी बिल्डिंग बनने में 6 महीना 1 साल 1.5 साल लगता है, तो छोटा छोटा अगर तुम देखोगे तो एक दिन में मतलब तैयार हो सकता है। ये सब चीज एक दो दिन में पूरा का तैयार हो सकता है, ये बना हुआ है तो। where the building is constructed off-site using the same material and designed to the same standard as conventional on-site construction। तो वही मटेरियल रहेगा, वही चीज सब कुछ इस तरह से अभी सर इसको बस रख देगा तो काम करेगा सर? डिजाइन उस तरह से होगा तो काम नहीं कैसे नहीं करेगा। मान लो तो रहेगा तो क्या बोले सर बस ऐसे रख देगा तो अर्थक्वेक आएगा तो गिर जाएगा ना? रख देगा नहीं, इसमें बहुत तरह का सिस्टम रहेगा। इसके रखने से थोड़ी ना होता है। तुम एक मतलब इसको सब कुछ सेट किया रहेगा। ये जो जैसे वॉल है यहाँ पे एक तरह का जैसे दिख रहा है, तो इसका सिस्टम रहेगा ना, सब कुछ रखने से थोड़ी ना रह जाएगा। इसको टाइट रहेगा, सब कुछ अलग तरह से पिलर रहेगा, इसका लोहा का बहुत तरह का। तो हम भी नहीं देखे हैं, ये तो देखा इधर हम भी नहीं देखे हैं, लेकिन इस तरह का सिस्टम चल रहा है। इससे क्या होगा, ये सब डिजाइन कर रहा है ना, डिजाइन सब कुछ पहले से एनालाइज किया कर लेगा कि अर्थक्वेक हो, कोई तरह का विंड आए या किसी तरह का लोड इस तरह से आ रहा है तो टूटे नहीं, सब कुछ सेफ्टी के हिसाब से देखेगा। अभी तो इस तरह का नया नया चीज आ रहा है, थोड़ी ना बिना एनालाइज किए थोड़ी ना कोई चीज कंस्ट्रक्ट होता है। पहले ही एनालाइसिस किया जाता है ये चीज ले करके कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो नहीं गिरना चाहिए, कोई हवा का वेलोसिटी आए, पहले ही से सब कुछ करके तब फिर कोई ना अप्लाई करेगा। ये सब चीज चेक कर लेगा तब फिर अप्लाई होता है, ऐसा ही नहीं होता है किस चीज का। कोई भी चीज में हो, चाहे वो जैसे अब मान लिया जाए एक कौन सा एग्जाम्पल, ये तो ओवरफ्लाई देखते हो, जो ओवरफ्लाई बनता है उसमें प्री स्ट्रेस जो कंक्रीट रहता है वो तो पहले से कंस्ट्रक्टेड रहता है। पिलर यहाँ पे बना और जो क्या होता है वो कंस्ट्रक्ट कहीं और से आ करके इस पे डायरेक्ट सेट करते जाता है। देखे होगे ओवरफ्लाई अगर कहीं पे बनते रहता है
तो ये जो ऊपर का जो रहता है ऊपर का पार्ट वो क्या कहीं से और कंस्ट्रक्ट होता है, यहाँ पे सिर्फ रखता है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे लाकर शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे क्या करेगा, लाकर शिफ्ट कर देगा ऑफसेट, मतलब इस जिसको हम लोग प्री स्पेस कंक्रीट बोलते हैं, मतलब पहले से कहीं कंस्ट्रक्ट हुआ है और वहां पे लाके डायरेक्ट खाली बैठा दे रहा है। जैसे ओवरफ्लाई, अगर ओवरफ्लाई कहीं बन रहा है तो यहाँ पे पिलर तो कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन ये जो पार्ट है ये वाला डायरेक्ट बैठाते जाता है। ये सर देखते हैं। तो इस तरह से सब कुछ डिजाइन करके दिया जाता है, ऐसे ही नहीं कोई चीज अप्लाई होता है। फ्लॉड कोलैबोरेशन, एसेट मैपिंग, प्लास्टिक रोड, ग्रीन रूफ, बहुत चीज है। तो ये चीज था तुम्हारा क्लाउड कोलैबोरेशन, मतलब हर चीज, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ डिजिटली स्ट्रॉन्ग या फिर डिजिटली स्ट्रॉन्ग होम, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है अगर पढ़ो इसको। क्लाउड कोलैबोरेशन में क्या इस तरह का होगा, ए क्लाउड कोलैबोरेशन इज टूल कॉल्ड Waystone, which is a system allowing the remote sharing of data construction site in the real time. It is predominantly a review the tool for civil engineer and architecture, which digitize the drawing review process on the construction of project and allow for the बेटर कोलेब्रेशन। तो रिव्यू कर या हर तरह से डिजिटली बनाया उसको सॉफ्टवेयर में, या जिस तरह से उसको अलाइव किया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा, जिसको तो इस तरह का भी डिजाइन मतलब चल रहा है। सॉफ्टवेयर बहुत सारा आ गया। एसेट मैपिंग, एसेट मैपिंग जैसे हमारा गूगल अर्थ हो गया, एक होता है ना गूगल अर्थ, उस तरह से भी देखोगे हमारा मैपिंग का भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। Asset mapping focus and operation the equipment including heating, air condition, lighting, security system. Asset mapping, asset mapping मतलब तुम्हारा जो भी एसेट है, जो भी तुम्हारे पास है, मतलब ये जैसे तुम्हारा घर का सेफ्टी या घर का जो भी है हर चीज इसको मैनेज करना। The process including collaborating data from the serial number, firmware, engineering notes, where it was installed and whom by whom, combine all to the data in one plan, one place. Asset mapping, प्लास्टिक रोड, इस तरह का रोड भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसको प्लास्टिक जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके थ्रू, मतलब उसका यूज करके हमारा रोड कंस्ट्रक्शन। वेस्ट प्लास्टिक बीइंग यूज एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अभी क्या क्या यूज होता था, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और जो भी था वो यूज होता था हमारा अभी। तो अब क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी थोड़ा बहुत यूज करके हम लोग मतलब इस तरह से रिसर्च या इनोवेशन हो रहा है कि जो वेस्टेज है हमारा उसको कैसे यूज करें, कैसे यूटिलाइज करें और हमारा वो रीयूज में आए। इट इन्वॉल्व कन्वर्टिंग वेस्ट प्लास्टिक इनटू द स्मॉल बॉल दैट व्हेन कंबाइंड विद asphalt and other common road components create a strong permeable surface। तो मतलब रोड का जो मटेरियल यूज होता है asphalt को जिसको अलकतरा बोलते हैं, तो उसके थ्रू उसको वेस्ट मटेरियल, वेस्ट जो प्लास्टिक हुआ उसको यूज करके हमारा स्ट्रॉन्ग एंड परमिएबल रोड बनाया जा रहा है। इस तरह का नया नया इनोवेशन आ रहा है। द रोड इज मोर इफेक्टिवली रिचार्ज टू द ग्राउंड, इस तरह से परमिएबल होगा कि इस तरह से अगर पानी जाएगा तो परमिट कर जाएगा, इंटर कर जाएगा परमिएबल। ग्रीन रूफ सिस्टम, जिस तरह का
तुम्हारा अभी नया मतलब रिसेंट में डिजाइन हो रहा है। ग्रीन रूफ ओवरऑल हीट conducted by the building, enhance biodiversity, reduce the runoff quantity and control the pollution। तो तुम्हारा बेनिफिट है ग्रीन रूफ सिस्टम से। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो इन्वायरमेंट में रह रहा है, मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, थोड़ा बेनिफिट होगा। रन अप मतलब जो रेनफॉल होगा, पानी बरसेगा तो उसका डायरेक्टली यूटिलाइज होगा यहाँ पे हर चीज का। कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा। तो ये था तुम्हारा रिसेंट इनोवेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। ये था तुम्हारा रिसेंट इनोवेशन इन सिविल इंजीनियरिंग करना। तो ये चीज है, देखो बस क्या बताए इसमें, फिर क्या पढ़ना है सिलेबस देखते हैं थोड़ा, तो इसमें भी हो गया था। ये तो देखिए और क्या है, तुम लोग का अभी क्लास है क्या? जस्ट सुबह यस सर। क्लास है। क्या सकता हूँ। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज